बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, बजट 2025-26 ने एक बार फिर साबित ये कर दिया है कि ये बजट आवाम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताकतवर तबके के लिए है। एक तरफ आम मुलाजमीन के लिए महज 10% तनख्वाहों का ऐलान किया गया, जिसका माली बोझ भी उन्हीं तनख्वाहदार तबकों से वसूल करने का मंसूबा बन रहा है, तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% से ज़ायद इजाफा कर दिया गया। कम से कम तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया। 38,000 तनख्वाह लेने वाले तो महंगाई में पिस ही रहे हैं, लेकिन ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग मजीद नवाजे चले जा रहे हैं। बहरहाल, इस मामले पर सख्त तनकीद के बाद वज़ीर दिफा इसे माली फहाशी करार दे रहे हैं, तो वज़ीर आज़म इसका नोटिस ले चुके हैं। उधर बजट और आदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे ने खुद हुकूमती सफ़ों में बेचैनी पैदा कर दी है। हुकूमती इत्तेहाद से जो जमात है पीपल्स पार्टी, उसने न सिर्फ बजट से नाराजगी का इजहार किया है, बल्कि मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। खवातीन के लिए ये बजट एक और धचका है और इस बजट में मुल्क की जो निस्फ आबादी है, यानी कि खवातीन, इनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। खवातीन जो कि मईशत, ज़राअत, तालीम, सेहत और सनत और खदमात के हर शोबे में मौजूदगी का भरपूर सबूत दे रही हैं, उनके लिए किसी भी किस्म की फलाही या मुआशी स्कीम शामिल नहीं की गई है। लाखों खवातीन कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती से ताहाल महरूम हैं। तालीम और सेहत जैसे शोबों में खवातीन की भारी तादाद खदमात सर अंजाम दे रही है, लेकिन उनके लिए ना तो कोई मरात है और ना ही तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। ऐवानों में खवातीन की नुमाइंदगी तो मौजूद है, लेकिन उनकी आवाज़ें ना बजट साजी में सुनाई देती हैं और ना ही पॉलिसी साजी में। आज के प्रोग्राम में इन्हीं दो टॉपिक्स पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें 6 गुना बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी था, या फिर आम मुलाजमीन की कम अज़ कम उजरत बढ़ाना। और क्या ये हकीकत नहीं है कि 48% आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, तो फिर बजट में उनकी फलाह के लिए एक भी नई स्कीम क्यों शामिल नहीं की गई? क्या लाखों खवातीन, एंटरप्रेन्योर, ज़राई मजदूर, असातिज़ा, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स हुकूमती तवज्जो के मुस्तहिक नहीं? प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी ज़ेकर रिज़वान रज़ी साहब, मज़हर बरलास साहब, सना मिर्ज़ा साहिबा, तंजीला मसद साहिबा, और खवातीन के हवाले से खुसूसी हम बातचीत करेंगे। बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी भी अब से कुछ ही देर में प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। लेकिन सबसे पहले उस अहम मामले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि जिसके बारे में खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो बात करते हुए, वो गुफ्तगू शुरू करते हुए नजर आए। कल ख्वाजा साद रफीक साहब भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की जो तनख्वाहें हैं उसके हवाले से उनकी तरफ से एक एक ट्वीट मंजर आम पर आया। रिजवान रज़ी साहब, मैं जिस वक्त ये चीज़ें मैनेज कर रही थी, अभी रेडी कर रही थी अपनी टीम के साथ, उस वक्त तो अभी तक हम लोगों के लिए यही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्या ये मामला इतना सादा है जितना हम समझ रहे हैं कि पीएम साहब ने इसका नोटिस ले लिया है। लेकिन प्रोग्राम के लिए बढ़ते बढ़ते जब हमने ट्विटर खोलकर देखा, सोशल मीडिया खोलकर देखा, तो मालूम हुआ कि वजारत पार्लिमानी उमूर ने 28 मई को बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी थी। तो ये किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं मिलकर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। देखिए, ये एक वारदात हुई है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ सरदार अयाज सादक साहब जो हैं वो अच्छी खुशहाल बैकग्राउंड से हैं। जितने पैसे उनको अजाफी तनख्वाह की मद में पूरे साल में मिलने हैं जी, इससे कई गुना ज़्यादा पैसे वो जो उन्होंने वहाँ पे डिस्पेंसरियाँ बना रखी हैं अपने इलाके के अंदर या स्कूल खोले हुए हैं, वहाँ पे अपनी जेब से हर साल के दे देते हैं। तो उनको इसमें इस पूरे उनके साहबजादे जो हैं वो दुबई में एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई है पाकिस्तान से जाके, उसके पार्टनर हैं भाई। इतने पैसे जितने उन्हें साल के इस तनख्वाह के मिलने हैं, इतने तो एक ट्रांजैक्शन से उन्होंने वहाँ से कमा लेने हैं। तो इसमें उनको उनके ऊपर तनकीद ज़्यादा आई और उनको उसका बेनिफिट शायद मीनिंगलेस हो। एक तो ये बात है। और यही हमारे जो गिलानी साहब हैं, मेरा मतलब है गिलानी साहब पीर साहब हैं, और एक दीदार वो अपने मुर्शद को दे दें किसी भी मज़हर बरलास जैसे को, तो इतने से ज़्यादा पैसे उनको मिल सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे इसकी ख़राबी जो है ना उसकी तरफ निशानदेही करनी, और ये ख़राबी तब हुई, और पाकिस्तान के अंदर बेशतर ख़राबियाँ हमारी अदलिया से आई हैं। अच्छा। ये ख़राबी तब हुई जबकि वकला मुहिम के नतीजे के अंदर हमारे चीफ जस्टिस साहब बहाल हुए। फिर उन्होंने मतलब अब देखिए 18वें ग्रेड का एक मेरा बच्चा जो कि सरहद की हिफाजत कर रहा है, उसको तो आप दें 85,000 रुपया, और
उसी ग्रेड का एक नौजवान जो है वो सिविल जज लगेगा तो उन्हें मिलेगा 2.5 लाख रुपया। दिस इज डिस्पैरिटी। ठीक है, एक प्रोफेसर लगे उसी ग्रेड का, उसको आप दे 80,000 रुपया या 85,000 रुपया, और उसी ग्रेड के एक जज साहब को मिलें ये पैसे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये कानून की शक्ल इख्तियार किया? ये समझ नहीं आ रही। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि अंधाधुंध अदलिया की सैलरियों के अंदर इजाफा हुआ। उसके बाद चेयरमैन नैब की भी तो सैलरी यही हुई है, उस पर किसी ने तनकीद नहीं की, क्योंकि वो खतरा होता है ना। देखिए और भी बहुत सारे जो जितने भी हमारे इन आईनी ओहदों के ऊपर आने वाले लोग हैं, वो सिर्फ एक लाइन डलवाते हैं कि जनाब मेरी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दी जाए, और बाकी फिर उसके लिए एक मुझे अच्छी तरीके से याद है रिजवान रज़ी साहब, मैं तो सिर्फ अपनी बात ही करूंगी कि जिस वक्त ये जजेस की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जा रहा था और जजेस की भर्तियां भी की जा रही थी, उस वक्त भी हमने प्रोग्राम में खासा शोर शराबा किया था कि खुदा के लिए हम कर्जे पे चलने वाला मुल्क है, वो खौफ फरमाए। नहीं, आपने शोर किया होगा, दूसरा लफ्ज नहीं किया होगा, शोर यकीनन किया होगा, नहीं किया होगा। ठीक है, लेकिन चलें आपका पॉइंट आखिरी पॉइंट डिस्टॉर्शन वहां से शुरू हुई है। हम या तो हमारी अदलिया जो है वो 138 नंबर से उठ के या 128 से उठ के नंबर 1 पे चली गई हो ना, अगर वही स्टैंडर्ड है इंसाफ का, तो फिर उनकी तनख्वाह भी बाकी आप ये कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सब से शुरू करें। इनसे तो कमी करें ही करें, लेकिन जहां से ये खराबी की बुनियाद पड़ी है, जब तक आप बुनियाद को नहीं करेंगे तो ये कल को और कोई आके इसको इस्तेमाल कर लेगा। खराबी को जड़ से उखाड़िए। मैं ये कह रहा हूँ। सना मिर्जा साहब मुझे ये बताएगा, जिस खराबी को जड़ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं खुद अभी रिजवान रज़ी साहब, ये खराबियां तो रोज हमारे जो वज़रा हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं, काबीना इनकी मंजूरियां भी देती हैं, फिर पीएम साहब इस किस्म की वो उसका रद्द अमल का इजहार करते हैं जैसे उन्हें तो कोई मालूम ही नहीं है। और जिस चीज का हवाला मैंने पहले भी दिया कि ये नोटिफिकेशन तो 29 मई का निकला हुआ है। सोने पे सुहागा। आप ये देखिए कि जो माशाल्लाह हमारे चेयरमैन सेनेट साहब हैं, उनकी तनख्वाह में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाले नए महीने से उसका आगाज नहीं होगा, उसका इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से किया गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा अब जी सरा साहिबा। जी अच्छा, अब 2-3 चीज़ें मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहूँगी तमाम पैनलिस्ट को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, मैं रिजवान रज़ी साहब की गुफ्तगू भी सुन रही थी। पहली बात तो ये है कि ये बात ये बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि ना तो अयाज सादिक साहब को और ना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस तनख्वाह की ज़रूरत है। इसको 600 क्या 6000% भी आप बढ़ा दें तो उन दोनों लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप कंपेयर करें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, हमने देखा कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी तो उस वक्त अचानक ही वफाकी वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। जब ये हुकूमत कायम की गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि कोई भी वफाकी वज़ीर जो है वो तनख्वाह नहीं ले रहा, बल्कि सहूलियात के नाम के ऊपर जो मराहत मिलती है शायद उसको किसी हद तक इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सब जो है वो फलाही तौर पर काम कर रहे हैं और इसके हवाले से कोई कंपनसेशन नहीं दी जा रही। इसीलिए बड़ी महदूद काबीना रखी गई। जब काबीना को रिवाइज किया गया तो उसमें मजीद लोग आ गए, लेकिन ये नहीं जस्टिफाई किया गया कि आया वो तमाम लोग तनख्वाह पर हैं या नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने काबीना को तो एक्सपेंड कर दिया, लेकिन जब आपने अभी इस मरतबा वफाकी वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई तो क्या उसकी टाइमिंग ठीक थी? पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी और आपने उस फेज के अंदर वो तनख्वाहें बढ़ाई, वो एक मुफ्त का क्रिटिसिज्म आपने अपने ऊपर लिया। अब इस वक्त की सिचुएशन में देखें कि जब बजट आया है और हम ये कह रहे हैं कि आपके पास मुल्क चलाने के लिए 3000 अरब के करीब बचे हैं विफाक के पास, ऐसी सूरत हाल में अगर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो मैं कभी भी ये नहीं मान सकती हूं कि वो ये तनख्वाहें अपनी मर्जी की वजह से बढ़ा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि देखिए इस पे जो क्रिटिसिज्म बिल्डअप हुआ है ना, वो खाली हुकूमत के खिलाफ बिल्डअप नहीं हुआ, क्योंकि वजीर आजम साहब ने इस पर नोटिस लिया है और जो यहाँ पर इत्तलात हैं या इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक वजीर आजम साहब इससे आगाह नहीं थे कि स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट अपनी तनख्वाहें बढ़ाना चाहते हैं। यहीं पे रुक जाइए, एक और सवाल। आपने कहा ना कि वो इससे आगाह नहीं थे, अब जिन चीजों से वो आगाह थे क्या वो वहीं पर अपनी काबीना को रोक नहीं सकते थे? वजीर आजम के बागीचे के लिए 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, हाउस की वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, डिस्पेंसरी के लिए 1.5 करोड़, अतिया देने के लिए वो भी अवाम के पैसे 22 करोड़ रुपया पीएम साहब को दिए जाएंगे। इससे तो वो आगाह थे ना।
लेकिन अब देखिए इस तरह तो फिर फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी ना। हमारे पास खाने को पैसे नहीं है लेकिन हम ग्लास इनके पास ट्रेन लेके उड़ाने जा को रहे बहुत पैसे हैं, हैं। हम फास्टेस्ट रूट के ऊपर ट्रेन चलाना चाहते हैं लाहौर से इस्लामाबाद। मतलब इस तरह की तो 150 मिसालें हैं। मैं आई कम टू द पॉइंट, मैं सिर्फ बात ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो लोग भी मशवरा दे रहे हैं, हुकूमत ने जब उस टाइम पे वफाकी वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई, एहतजाज और जो क्रिटिसिज्म है वो हुकूमत से ज्यादा अफवाज पर हुआ। अगर आप इस खबर की टाइमिंग देख लें तो इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो स्पेसिफिकली हुकूमत के ऊपर नहीं हो रहा, वो अफवाज के ऊपर हो रहा है। तो जो इनको मशवरा दे रहे हैं वो किसी खास हेमा और खास एजेंडे के ऊपर दे रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि दबे लफ्जों में इतना पैगाम काफी है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, दोनों को मैं फिर कहूंगी कि इस तनख्वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो किसी के मशवरा देने के ऊपर, इस काम के ऊपर अमल कर रहे हैं तो ये सिर्फ यही पहलू नहीं है कि वो उसके बाद आने वाले लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। पीएम ने जो नोटिस लिया उससे कोई अफाका होगा, रिवर्स होगा या इसमें कमी होगी, आपको लगता है? नहीं, वजीर आजम साहब के डायरेक्टली इख्तियारात में ये नहीं है। वो इस पे सवाल जवाब बास पुर्स कर सकते हैं लेकिन वजीर आजम साहब इसको टेक्निकली रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी डोमेन में नहीं आता। कौमी असेंबली के पास है फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि एक मखसूस बजट होता है जो कौमी असेंबली या सेनेट को दिया जाता है, उसमें एलोकेशंस होती हैं। उसमें अगर कोई, ऑब्वियसली ये चेयरमैन सेनेट और कौमी असेंबली के स्पीकर की मर्जी से हुआ है, उसमें वो बहुत ज्यादा रद्दबदल नहीं कर सकता। अगर ये रिवर्स भी होगा तो ये खुद ही स्पीकर और चेयरमैन सेनेट इसको रिवर्स करेंगे। वजीर आजम साहब इसमें इंटरफेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो रिकमेंड कर सकते हैं लेकिन इसको खुद रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब पीएम ये कर नहीं सकते तो इस चीज का ढोल पीटना कितना जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जो चीज आपके अख्तियार में है ही नहीं उसके ऊपर ये हेडलाइनें बननी और ब्रेकिंग चलनी कि पीएम ने नोटिस ले लिया, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। मजहर बल्ला साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं एक शॉट आपको और अपने नाज़रीन को सुनवा दूं। पीपल्स पार्टी कहती हुई नजर आ रही है जी कि वो मुल्क की करेगी इस बजट के खिलाफ। सुनिए चौधरी मंजूर साहब ने क्या कहा। कल तक तो इकोनॉमी कवर करने वाले सहाफ़ी परेशान थे कि जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर एफबीआर ने ब्रीफिंग नहीं दी, एड्रेस नहीं किया गया उन इश्यूज़ को। लेकिन अब जो पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले लोग हैं वो भी इन सियासतदानों के सियासी बयानात से तंग आ गए कि आखिर में ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब ये बहुत सिंपल है कि ये बजट उसी सूरत मंजूर होगा जब पीपल्स पार्टी वोट देगी। तो भाई अगर आपको ये बजट पसंद नहीं है तो फिर आप डंके की चोट पर आए, इस बजट को मंजूर ना होने दें। मजहर बल्ला साहब, दोनों मामलों पर आपकी रहनुमाई चाहूंगी। एक तो ये कि जब पीएम साहब का इख्तियार ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर नोटिस लेने की वजह और फिर ये जो पीपल्स पार्टी एहतजाज के हवाले से बातचीत कर रही है, ये जरा कुछ समझाएं हमें। बहुत शुक्रिया ज़रियाब। पहली बात ये है कि मैं रज़ी साहब की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि ये जो जजेस की तनख्वाहें हैं ये तो बिल्कुल जुल्म है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ वहाँ से मिलता नहीं। और आप देखिए कि ये सिस्टम में कितनी गड़बड़ है कि एक डिप्टी कमिश्नर जो है एक ज़िले का 18 ग्रेड का है, एक डीपीओ 18 ग्रेड का है और वहीं पे एक 18 ग्रेड का जज है, एडिशनल सेशन जज, उसकी तनख्वाह लाख को 4-5 लाख बन जाती है और जो बेचारा डिप्टी कमिश्नर है और डीपीओ है उनकी तनख्वाह उतनी नहीं बनती। तो ये एक फ़र्क है वहाँ इंतज़ामी अफसर में और जुडिशल अफसर में। एक तो ये ख़त्म होना चाहिए ये फ़र्क। दूसरा, आप और रज़ी साहब और सना ने दोनों ने बातें की कि यूसुफ रज़ा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या याद सादक को नहीं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मुफ्त में दौरे करते हैं, जो मुफ्त में सैर सपाटे करते हैं और वो तो बर्गर तक नहीं छोड़ते भाई। इसी तरह के लोग हैं ये। अगर इनकी मर्जी नहीं शामिल थी ये कैसे हो गया? इससे पहले ये पंजाब में हुआ कुछ महीने पहले अरकान असम्बली की तनख्वाहों में लाखों का इजाफा हुआ, वहाँ भी स्पीकर साहब की तनख्वाह में भी इजाफा हो गया, फलां भी। आपको बहुत से नमूने ऐसे भी नजर आएंगे जो कहेंगे मैं तो 1 रुपया तनख्वाह नहीं लेता और उस ओहदे से वो क्या कुछ हासिल करता है ये एक अलग स्टोरी है। देखिए इन्होंने ऐसा जुल्म किया है कि एक गरीब मुल्क की पार्लियामेंट को ये जेब ही नहीं देता, कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है और वहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में जी 10% इजाफा कर दिया। जी जी जी, इसका कुलिया भी मैं अभी जरा यहाँ पे आप सबकी नजर में रखना चाहती हूँ। कुछ जरा रिपोर्ट कर रहे हैं। जरा आप जी जी 1 मिनट जी। ये सारा बजट अशराफिया का है। औरंगजेब साहब कौन है? खलील रहमान रमदे के भतीजे और दामाद, और ये सियासी फैमिली है एक।
टोबा टेक सिंह की, जिसके ये फर्जंद अर्जमंद है। तो इन्होंने अशराफिया का ख्याल किया है। बल्कि लतीफ़ा तो चल रहा है इस बजट में कि जी वो सदर साहब ने पूछा वज़ीर आज़म से कि यार आपने हमसे मशवरा ही नहीं किया, तो उन्होंने कहा लो मेरे नाल भी किसी ने मशवरा किया। अब मेरा मशवरा इनको ये है कि इन अरकान असम्बली को BISP में डाल दें ताकि वहाँ से भी इनको सरमाया आ जाया करे, ताकि इनके कोई नौकरों का खर्चा आ जाया करे। तो ये बजट जो है ये अवाम दुश्मन है। इसमें अच्छा जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का बड़ा ढंढोरा पीटा जा रहा है जी, 10% बढ़ा। ओ भाई लाखों में हैं सरकारी मुलाजमीन, तो जो करोड़ों में मजदूर हैं, जो करोड़ों में किसान हैं, जो करोड़ों में पाकिस्तान की यूथ है, उसका तो आपने ख्याल ही नहीं किया। जो करोड़ों में खवातीन है उनका तो ख्याल ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तंजीला साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। तंजीला, ये अभी जो मैं बात करना चाहिए, जो मैं पॉइंट ऐड करना चाह रही थी बरला साहब की गुफ्तगू के दौरान, ज़राए जो फाइनेंस की बीट को रिपोर्ट करते हैं, जो बजट को कवर कर रहे हैं, उनसे ये खबर मालूम हुई है कि वो जो ऐलान किया गया था ना, मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 7% से 10% कर दिया गया था। अब जो सालाना 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, उनका टैक्स स्लैब जो था वो 5 था, जिसे कम करके इन्होंने 1% पे लेकर आए थे। फिर जब इन्होंने 7% से 10% बढ़ा दी तनख्वाहें, तो उसके बाद अब उसे 2.5% कर दिया गया है। मतलब ये कि जो कमी पूरी करनी थी उन्होंने जो टैक्स स्लैब थी उसको माइनस प्लस करके फिर दोबारा से कर दिए। मतलब घुमाए चले जा रहे हैं और आवाम को समझ नहीं आ रही कि आवाम के साथ हो क्या रहा है। जी बहुत शुक्रिया ज़रियाब, और तमाम पैनलिस्ट की बातों से इत्तेफाक करते हुए मैं उसमें कुछ इजाफा कर देती हूँ। देखें, पाकिस्तान में जो लाइन बोली है ना मजहर बरला साहब ने कि अशराफिया का बजट ही होता है, और उसमें ये जो आपकी जिस वजारत का आप रेफरेंस दे रही हैं, फाइनेंस की जो मिनिस्ट्री है, वो सिर्फ ये करती है कि 1 रुपया कहाँ से काटना और 1 रुपया कहाँ पे जमा करना। आपने 1.5 रुपया, मतलब बिल्कुल जैसे चूरन बेचते हैं ना, वैसे वो हिसाब किताब करते हैं। उस हिसाब किताब में आपको कोई ऐसी पॉलिसी, कोई सोच, कोई अप्रोच नजर नहीं आती। मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ ज़रियाब, हम सना भी अपने प्रोग्राम में बुलाती हैं लोगों को, रजी साहब भी बुलाते हैं, तो हम कहते हैं जी रहनुमा है ये फलां जमात के। अब मैं कहती हूँ रहनुमा लफ्ज़ इन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तो सारे जो है ये टट पूंजिए हैं, और ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, फिर इसका मतलब है कि जिसके पास बहुत पैसे उसको तो करप्शन ही नहीं करनी चाहिए। फिर इसका मतलब है कि जिसने लालच का लफ्ज़, जिसकी इख्तरा है, उसको तो फिर कत्ल कर देना चाहिए, फिर तो लालच का लफ्ज़ होना ही नहीं चाहिए, और लालच बुरी बला जैसी कहावतों को आपको अपनी किताबों से साइड पे कर देना चाहिए। ये बहुत फर्क पड़ता है। जो जेबें भर रहे हैं उनकी गाड़ियों की तादाद में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं कोई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की शख्सियत या स्पीकर साहब की शख्सियत पे बात नहीं करी। ये जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, वो सियासत में पैसा बनाने के लिए आते ना। देखिए, आम आदमी की जिंदगी तो तब्दील होती ही नहीं होती, लेकिन हमारे 20 साल से ज्यादा मुझे भी सहाफत करते हुए हो गए, हमारे यहाँ कुछ सहाफियों और बहुत सारे सियासतदानों की जिंदगियां भी तब्दील हुई हैं। तो ये तो आपकी जिंदगी के हकायक हैं। तो यहाँ से पता नहीं आप लोग जो है वो किताबी तौर पे दयानतदार किस्म के और खिदमत करने वाले सियासतदान ढूंढने की अगर कोशिश करते हैं तो ये एक नाकाम सी कोशिश है। असल मसला ये है कि टाइमिंग कैसी है इस फैसले की। जजेस की तनख्वाहें, और जजेस तो जाहिर है एक मुकद्दस गाय है ना, यहाँ पे जजेस पे बात करना, वहाँ पे तो आप सवाल ही नहीं कर सकते। आप पे तौहीन अदालत लग जाती है, और उसके बाद जो है वो हर एक ने अपने आप को मुकद्दस साबित कर लिया है। जजेस सारी दुनिया से एहतसाब मांगते हैं, लेकिन अपना एहतसाब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपेयर नहीं होना चाहते। कितनी बार उनको बुलावा गया है, उस पर फटा पड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो अखराजात उसका हिसाब ही नहीं देते। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए मुनाफकत का, दोहरे मेयार का। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला गुर्बत नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुनाफकत है, और उसमें जो सियासी अशराफिया की मुनाफकत है वो सबसे उरूज पे है। तो ये टाइमिंग बड़ी गलत है ऐसे वक्त में जहाँ पे आपके पास वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है कि 55% लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। बिल्कुल आपने मिडिल क्लास को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक सफेद पोश जो तबका था इस मुल्क में वो खत्म हो गया। या तो आप इंतहाई गरीब है या फिर आप इस रीढ़ का हिस्सा है। वो जो दरमियान में जिसको रीढ़ की हड्डी किसी मुआशरे का कहा जाता है, उसको आपने धकेल दिया खतरे गुर्बत से नीचे, और आपको शर्म भी नहीं आती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे कि हमें नए रहनुमाओं की जरूरत है। ये पार्लियामान जो है, ये यहाँ पे रहनुमा कोई नहीं है। रहनुमा वो होता है जो एक मुल्क को विजन देता है, कोई 50 साल की कोई पॉलिसी, कोई सिमत देता है।
یہ تو اپنے 4 سال میں بینک اکاؤنٹ بھرنے کی بھرنے کوشش کے میں لیے لگے اور بالکل آپ 5 نے سال سیکھا میں کہ 4 الیکشن سال جیتنا میں چاہتے کتنا ہیں. کچھ اکٹھا یہ کیا تو جا بڑی سکتا ہے. چھوٹی سی ہاں نظر اس والے کا لوگ. فارمولا لے کر آتے ہیں. تو میں مظہر اللہ صاحب سے ایک چیز جاننا چاہوں گی بہت ہی کوئکلی کہ ثنا مرزا صاحبہ نے بھی جو بات کی تھی, مظہر اللہ صاحب یہ ہے پھر, کیونکہ پی ایم کا تو بھی اختیار نہیں ہے, خود چیئرمین سینٹ صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی صاحب یہ اتنا بڑا جسچر شو کریں گے کہ وہ اپنی تنخواہوں میں ہونے والے اضافے کو ریورس کر لیں؟ آپ کو ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک تو میں تنزیلہ کو شابش دیتا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے اور صحیح فرمایا ہے کہ یہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے, جو پولیٹیشین ہیں, یہ پیسے بنانے تو آتے ہیں اور کیا کرنے آتے ہیں. دوسرا یہ جو ثنا نے سوال اٹھایا تھا نا, یہ جو ان کو اختیار نہیں ہے, وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ گونگلوں تو مٹی چاڑنا. تو یہ مٹی جاڑ رہے ہیں بھائی. سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا ہے, کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا, ان کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ ان سب کی تنخواہیں بڑی ہیں, وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے, ان سب کو پتہ ہے, کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ان سے. ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کتنی گاڑیاں چلتی ہیں, بابوؤں کے گھروں میں کتنی گاڑیاں. یہ کون سا دنیا میں ملک ہے جہاں اتنی بڑی کوٹھیاں بابوؤں کو دی جاتی ہیں, کلب بنے ہوئے ہیں؟ کون سا ملک ہے جہاں ججز کو چھٹیاں ملتی ہیں؟ یہ بچے ہیں اسکول کے. یہ آج تک وہ تو انگریز بھائی ادھر ججز تھے, وہ اپنے بچوں کو لے کے انگلستان چلے جاتے تھے چھٹیاں. اب ان کو چھٹیاں کس مرض کے لیے دی جاتی ہیں؟ اور یہ جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے, ان کو اتنے بڑے بڑے گھر کیا دینے کی توقع ہے؟ ان کا سارا خرچہ حکومت پاکستان اٹھاتی ہے. ان کے بجلی کے بل, ان کے گھر, ان کے کھانوں کے, ان کی گاڑیوں کے, ان متعدد کے قسم کے نوکروں کے, الاؤنس ان کے ساتھ شمار ہوتے ہیں. میں تو خود یہ حیران ہو رہی ہوں. میں نے تو جب یہ کل سنا اور پڑھا کہ پی ایم صاحب کی جو ڈسپینسری ہے اسی کے لیے 1.5 کروڑ روپے کا بجٹ ہے, تو میرے تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان ہو گئی تھی. آپ نے یہ نوٹیفیکیشن پورا نہیں پڑھا آپ نے. اس کے اندر زریاب اس بجٹ میں, زریاب جی اس بجٹ میں رضی صاحب کہیں پر کفایت شاری نام کی چیز نظر نہیں آتی, کہیں پر بچت نظر نہیں آتی, کہیں پر کوئی بچت بھی ہے, کفایت شعاری بھی ہے, لیکن وہ ایک عام آدمی کے لیے ہے, وہ اشرافیہ کے لیے نہیں ہے, وہ امیروں کے لیے نہیں ہے. چلیں ایک اور اہم معاملہ ہے اسی حوالے سے, اس کو ہم بریک کے بعد آ کر آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے. اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ثنا مرزا صاحبہ کا بھی, تنزیلہ صاحبہ کا بھی, کہ خواتین کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ وہ بھی اس پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا نصف حصہ ہیں. ان کے لیے کوئی بات چیت نہیں, کوئی آگہی نہیں, کوئی کوٹا نہیں, کوئی انسینٹیو نہیں. آفٹر دی بریک اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں گے بجٹ میں کیوں خواتین کو انسینٹیو نہیں دیے گئے. اچھا, اس سلسلے میں نے سوشل میڈیا پر بھی ایک پوسٹ ڈالی تھی اور میری کوشش تھی کہ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی تجاویز آئیں. چند نے تو بہت اچھی تجاویز دی, لیکن چند مائنڈ سیٹ پڑھنے کا موقع بھی ملا. کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہاں آپ دیکھ لینا کہ آپ کے لیے جو میک اپ کے پروڈکٹس ہیں اس کے اندر کمی اور رعایت برتی گئی ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے باہر نکل کر آگے دیکھ کیوں نہیں پا رہا. دوسرا یہ کہ جب بھی ہم نے وفاقی بجٹ کو دیکھا ہے تو یہی دیکھا ہے کہ یا تو بی ایس پی پروگرام کے تحت 3-4 ہزار روپے اوپر نیچے کر دیے جاتے ہیں, یا پھر پینشنز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے شوہر کے انتقال کے بعد. لیکن اس بار تو ایک سلیب سیٹ کر دی گئی ہے, کہ اب 10 سال کے بعد اس چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے, اس سے انٹرٹین نہیں ہو سکتے. ان معاملات کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ براہ راست وفاقی بجٹ میں کہیں بھی خواتین کا کوئی حصہ موجود ہے. تنزیلہ, سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گی. مجھے یہ بتائے گا آج تک ہماری حکومتوں کی ترجیح کیوں نہیں رہی کہ خواتین کے حوالے سے بھی کوئی فلاح کا بجٹ مختص کیا جا سکے, کوئی ایک کوٹا ان کے لیے بھی رکھا چھوڑا جائے؟ میرا خیال تھا کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ کوئی خصوصی پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرے گی, کیونکہ کچھ تو آپ کو پتا ہے کہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں, جیسے BISP پروگرام ہے وہ خواتین کی مدد کرتا ہے. اسی طریقے سے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے اس میں خواتین جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ایک ایڈڈ فیکٹر ہیں. لیکن الگ سے کرنا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات میں اور اپنی سوچ میں خاتون کو کہیں سوچتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا وجود ہے آپ کی نظر میں, یہ زیادہ ضروری ہے. اور جہاں تک آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, بدقسمتی سے ہم نے عورتوں کو اسٹیریوٹائپ کیا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ عورت جو ہے اس کا محور اور مرکز سوچ کا اس ملک میں رہتے ہوئے صرف یہ ہے کہ میک اپ اور مہنگے کپڑے اور برانڈڈ سامان اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیے خواتین پہ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ اثر آتا ہے, خواتین پہ
मुआशी बदहाली का सबसे ज्यादा असर आता है। खदीजा आपको बेहतर बता सकती हैं कि बाहर से फ्रस्ट्रेशन से मारा हुआ शख्स जो घर आता है तो वो औरत की मारपीट करता है। फिर आपने बच्चों के दूध और जो चीजें महंगी की हैं, महंगाई का भी जो एक इमोशनल इम्पैक्ट है वो पूरी सोसाइटी पे तो आता है, लेकिन उसकी भी जो घुटन है वो सारी की सारी लोग औरतों पे निकालते हैं। माँ ने खाना तैयार करना है, माँ ने बच्चों को राजी करना है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, तो औरत के ऊपर जो बोझ है मुआशी वो डबल्ड हो जाता है, क्योंकि मर्द तो कहीं ना कहीं अपनी घुटन निकाल लेता है उसके ऊपर, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसके ऊपर निकाल लेता है, लेकिन औरतों के पास भी ऐसे एवेन्यूज नहीं है। अच्छा, तो लेकिन जब तंजीला रियासती इसमें एक सबसे बड़ा रियासती पॉइंट सतह- ये भी है कि मैं इस चीज को पे भी खासी ताजुब का शिकार थी कि चूंकि हमारी सेनेट में भी खवातीन की नुमाइंदगी है, हमारी विफाकी असम्बली में भी खवातीन की नुमाइंदगी है, हमारी तमाम सूबाई असम्बली में भी खवातीन की नुमाइंदगी है, और आए रोज हम अगर देखें तो हमारी बहुत सी खवातीन लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हुई नजर आती है। वो तजावीज क्यों नहीं देती? चले मर्द जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो इस बारे में मुंह नहीं खोल रहे, लेकिन जो खवातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो कोई तजवीज दे सकती हैं। देखें, एक तो जेंडर ऑडिट जो है ना उसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था जब राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर थे, पिछली असेंबली की मैं बात कर रही हूँ, और अब जो है वहाँ पे एक जेंडर का स्पेशल कॉकस बना हुआ है जो जेंडर लेंसिंग करता है हर इशू की कौमी असेंबली में, और नफीसा शाह साहिबा जो है वो बड़ी ही लर्नड खातून है, वो उसको हेड करती हैं। लेकिन असल मामला वहीं पे आ जाता है कि आप जो है वो ग्रास रूट की औरत को कितनी नुमाइंदगी देते हैं इन ऐवानों में। और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि आपने जो लोकल बॉडीज का एक निज़ाम है उससे आप भाग गए हैं, यानी कि जो जमहूरी जमातें हैं वो भी उससे भाग गई हैं। तो आपको ग्रास रूट लेवल पे इस तरह की डिमांड्स आती है ना जहाँ पे आपको उनको रिस्पॉन्ड करना होता है, तो औरतों का जिक्र होना चाहिए था तकरीर में, उनके लिए खुसूसी ऐलानात होने चाहिए थे, बिलखुसूस वो जो हमारी वर्क फोर्स है जिसका अभी भी जो फॉर्मल वर्क फोर्स है उसमें खवातीन जो है वो 22% है। वैसे तो औरतों से आप बिला मुआवजा जो उजरत लेते हैं इस पूरे मुआशरे में, ज़राअत से लेके घर के कामों तक, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन जो फॉर्मल वर्क फोर्स है उसमें बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए थी। हमारे यहाँ जो बैंकिंग सर्विसेज हैं फॉर्मल, वहाँ पे जेंडर गैप है, इंटरनेट की जो सर्विसेज है वहाँ पे जेंडर गैप है, तो हर शोबे में जेंडर गैप है, लेकिन वजीर साहब ने जहमत नहीं की कहीं पे भी ठीक है कि वहाँ को अकोमोडेट किया जा सके। ठीक है तंजीला, पॉइंट आपका आ गया। चूंकि अब मैं मर्द हजरात के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली खवातीन के हवाले से बात करूंगी। इज़वान रज़ी साहब, हमारी एक सूबे की सीएम खुद एक खातून हैं और वो अपनी मुतादिद बार तकारीर में गुफ्तगू में खवातीन के बारे में एक जुमला बोलती रही कि खवातीन हमारी रेड लाइन है। अक्सर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मरियम साहिबा का जाना होता है तो वहाँ पर भी वो खुद को मतलब जो अपना एक जेस्चर देती हैं वो एक माँ का देती हैं। अब आपको लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि जिस हद तक खवातीन पाकिस्तान की इकॉनमी में अपनी इनपुट दे रही हैं, अब मरियम साहिबा अगर खवातीन की नुमाइंदगी का अलम उठाती हैं तो उन्हें अब बच्चों की माँ का तो उन्होंने रोल अदा कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं अब किसी की बहन और बेटी बनकर भी उन्हें अपनी इनपुट्स देना होंगी आने वाले पंजाब के बजट में भी, और जो मौजूदा बजट जिसके हवाले से बहुत सारी जगहों पर गुफ्तगू और बहस मुबासा शुरू हो चुका है, वहाँ पर अभी भी कोई ना कोई गुंजाइश है कि खवातीन को ऑन बोर्ड लाया जा सके? जी, मेरा ख्याल है कि उनके बजट का हम इंतज़ार कर लें, क्योंकि अभी बजट पेश होना है। और वैसे भी ये जो ख़वातीन का जो शोबा है ये सूबाई, चूँकि डेवोल्यूशन हो गई हुई है 18वीं तरमीम के बाद, तो ज़्यादा इम्कान है कि ये सूबाई बजट्स के अंदर इनके हवाले से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। वफाक के लेवल पे जो प्रोजेक्ट हमने ख़वातीन को किए हुए हैं। अच्छा, मैं इस सेग्रीगेशन के ख़िलाफ़, अच्छा, मैं एज ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमारी ख़वातीन जहाँ पे भी इकनॉमिकली एम्पावर होती हैं उनमें से वो कितने रिसोर्सेज जो वो अर्न करती हैं वो अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करती हैं। अपना, अगर हम उसको यूं कर लें कि एक बेटी अगर अर्न करती है तो उसका जो फोकस होता है वो पहले नंबर के, और अभी वो अपने वालिदैन के घर होती है, वालिदैन के घर है, हाँ। उसके पेरेंट होते हैं, उसके बहन भाई होते हैं, अपनी ज़ात उसकी बाद में आती है। अगर इसी तरह एक बहू है और वो भी जॉब कर रही है तो वो पैसे ला के तो उसी फैमिली के साथ कंट्रीब्यूट कर रही होती है जिसका वो पिविटल पॉइंट है या न्यूक्लियस है, ठीक है। और सो फार एंड सो ऑन आप उसको काउंट करते जाइए। एक घर में आपके जो काम करने के लिए मासी आती है वो भी जब आपसे सैलरी लेती है तो वो इसलिए लेती है कि उसने अपने बच्चों के लिए लेना है या अपने नखट्टू खामद के लिए ये कुछ करना है। तो मेरा मतलब है कि
یہ جو ہے نا یہ بہت ہی فوکل پوائنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا, اور خاتون اکنامکلی جتنی سٹرونگ ہوگی اتنی فیملی سٹرونگ ہوگی اور اتنی سوسائٹی سٹرونگ ہوگی. تو ہمیں ایز اے ہول فیملی کو سٹرونگ کرنے کی بات کرنی چاہیے. خواتین, ہم نے بہت ساری ایسی خواتین کو قائل کیا کہ آپ اپنے لیے کوئی فائنانشیل اسٹرینتھ کریں, یار اپنا اکاؤنٹ ہی کھول لیں, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو آپ ان خواتین کی حوالے سے بات کر رہی ہیں نا جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, جنہوں نے اکاؤنٹس نہیں کھولے, لیکن وہ جو کارپوریٹ سیکٹر میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, بہت ساری کمپنیز کے سی ای اوز ہیں, انٹرپرنورز ہیں, بہت ساری کمرشل مارکیٹ میں بیٹھ کر انہیں بوتیک چلا رہی ہیں, سیلونز چلا رہی ہیں, ان کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. میں عرض کروں, ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ ورک پلیس کے اوپر ان کے لیے جو سکویزنگ ہوتی ہوئی اسپیس ہے, اور دیٹ از بیکاز آف پیکولر مائنڈ سیٹ جو ہے جو کہ مردوں کے ہیں, ٹھیک ہے, اور دن بدن وہ ایکسٹریمسٹ لیول کے اوپر جاتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کا, ہماری بچیوں کا ورک پلیسز کے اوپر سپیس کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ اصل میں جو ہے وہ انفورسمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ کام کرنے جائیں تو اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیلڈ نہ کریں وہاں پہ ورک پلیس کے اوپر بھی, یا ایون موو کرتے ہوئے بھی. اب دیکھیں ہمارے آخری بات, ہمارے ہاں یہ ایک سوشل نام ہے کہ بیٹی نے ٹیوشن پڑھنے جانا ہے تو بھائی چھوڑنے جائے گا یا ابا لے کے جائے گا اور لے کے آئے گا. اور اس وقت اب ٹریفک ہماری 50% ٹریفک اس پہ ہوتی ہے کہ بیٹی کو کالج یا اسکول چھوڑنے جانا یا لے کے آنا ہے. وہ انڈیپینڈنٹلی کیوں نہیں آ جا سکتی؟ یہ سوسائٹی اس بات کو, یہ جو ٹالرنس لانی ہے ہم نے سوسائٹی کے اندر, اس کے لیے ہمیں تحفظ کی آپ بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بس نا میں یہاں پہ چاہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں معاشی تحفظ عورت کے لیے یقینی بنایا جا سکے, کیونکہ آپ نے بھی گزشتہ 3 روز میں بجٹ ٹرانسمیشنز ہوسٹ کی ہیں, آپ کی ٹرانسمیشنز کو میں سن بھی رہی تھی. کہیں پر آپ کو بھی تعجب ہوا کہ کہیں ایک پر مطلب کوئی ایک ایسا حصہ, کوئی ایسا جملہ پڑھنے یا دیکھنے کو ملا ہو جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں یہ ایک سیکشن ایسا ہے کہ جہاں پر خواتین براہ راست اس چیز سے فائدہ لے سکتی ہیں, فائدہ سمیٹ سکتی ہیں؟ اچھا, ویسے اس بجٹ میں ایسا کچھ تھا نہیں کہ جس میں میں یہ کہوں کہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. وہ سراسر نقصان کا بجٹ تھا, لیکن تسلی کے لیے, چلے تشفی کے لیے ہم یہ کہہ لیتے ہیں. اچھا, میں 2-3 پوائنٹس کوئکلی کہنا چاہوں گی, مجھے پتا ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے. دیکھیے, پہلے تو ہمارے پاس جتنی پاپولیشن ہے نا, ہمیں ریالٹی بیس بات کرنی چاہیے. تقریباً 50% پاپولیشن پاکستان کی آلموسٹ 50% خواتین پہ ہے. اگر اس 50% پاپولیشن کو ہم کوٹ کریں تو اس میں سے صرف 16 یا 17% ایسی پاپولیشن ہے, خواتین کی پاپولیشن میں سے بات کر رہی ہوں, جو کہ کام کرتی ہے. اور میں دفاتر میں کام کرنے کی بات نہیں کر رہی, میں اوورال کام کرنے کی بات کر رہی ہوں. یعنی آپ نے ایک بہت بڑا نمبر ورک فورس کا ایسا ہے جو گھر میں بند کیا ہوا ہے, ڈمپ کیا ہوا ہے. یہ ایسی ورک فورس ہے جس کو انڈیا نے یوٹیلائز کیا ہے, یہ ایسی ورک فورس ہے جس کو چائنا نے یوٹیلائز کیا ہے, یہ ایسی ورک فورس ہے جس کو افریقہ تک میں یوٹیلائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. مڈل ایسٹ میں اب پورا سینیریو چینج ہو رہا ہے, وہاں پر خواتین کو باہر لایا جا رہا ہے. خواتین کے باہر آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی غلط کام کے لیے باہر آئیں. آپ کے پاس ایک پروڈکٹیوٹی کا ایلیمنٹ موجود ہے, آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. یہ جو ابھی تقریباً 40-50% سے زیادہ آپ کی ینگسٹرز موجود ہیں, اس میں سے آلموسٹ 50% کے قریب خواتین بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. ان کی یوٹیلائزیشن بہت ضروری ہے. پھر اگر میں اس کو بجٹ کے ساتھ کمپیئر کروں, میں یہ بات نہیں کرتی ہماری ایجوکیشن کے اوپر 20% بھی خرچ نہیں ہوتا ہے اس بجٹ کے اندر. اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 20% کیا, وہ 10-11% کے قریب بھی نہیں ہے. لیکن ریالٹی بیس بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے, فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں. میں بنگلہ دیش کے ماڈل کو کمپیئر کرنے چاہوں گی. ڈاکٹر یونس نے آج سے کتنے تقریباً 2 دہائیاں پہلے انہوں نے ایک ماڈل دیا تھا جس میں انہوں نے بینکنگ سسٹم متعارف کروایا تھا. ایسا بینکنگ سسٹم جو کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے قرضے دے گا. اس پروجیکٹ کو مردوں سے زیادہ خواتین نے بنگلہ دیش میں استعمال کیا تھا, اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لے کے اپنی پوری فیملی, پورے کنبے کا بوجھ اٹھایا تھا. ہم اگر خواتین کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے, ابھی بھی 1.5 کروڑ کے قریب ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جاتا ہے, تو اگر آپ ایجوکیشن نہیں دے سکتے, آپ ان کو پیسہ تو دے سکتے ہیں قرض کی صورت میں, وہ کوئی نہ کوئی کام کریں گی. آپ کو جہاں ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے, ایگریکلچر پاکستان میں صرف مرد نہیں کر رہے ہیں, آپ دیکھیں دیہاتوں میں جا کے خواتین کتنا کام کر رہی ہیں, کلچر میں کتنی سپورٹ کر رہی ہیں. آپ ان کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیں, آپ ان کو وہ فیسیلیٹیشن دیں جو اپنی محدود ذرائع میں رہتے ہوئے اپنی جسمانی ساخت کے مطابق وہ کام کر سکیں اور وہ کنبے کو سنبھال سکیں. بہت سے کنبے ایسے ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں وہ ارننگ ممبر ہیں,
तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर अगर आप यूथ की बात करते हैं, मरियम नवाज साहिबा की बार बार बात हो रही है, तकरीबन 100 से ज्यादा तरक्याती मंसूबे वो लाने जा रही है बजट में। मैं ये कहूंगी कि उसमें से 20 मंसूबे खाली खवातीन के लिए डेडिकेट कर दें। आप आईटी इंडस्ट्री बनाने जा रही हैं तो पहले आप आईटी के एक्सपोर्ट्स, ये तो एक लंबी डिबेट है कि आईटी के एक्सपोर्ट्स को आप कितना रिलीफ दे रहे हैं उस इंडस्ट्री को, इस पे भी बात होनी चाहिए। आप जो यंग बच्चियां हैं उनको आप बाहर नहीं भेज सकते, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए उनको उन कोर्सेज में लेके जाएं, उन प्रोफेशंस में लेके जाएं जहां खवातीन 1% भी नहीं है। तो मैं कहूंगी कि इन चीजों को भी अगर गौर करें तो वो खवातीन जो कि बिल्कुल डंप हुई हैं, जो घरों में बैठी हुई हैं, उन खवातीन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, खदीजा मुझे ये बताइएगा किस तरीके से हम एम्पावर कर सकते थे इस बजट में जो कि हम नहीं कर सके, और जैसे असना ने भी कहा कि अगर आप एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट आप फैसिलिटेट तो कर दें ताकि जो बाहर निकलने वाली खवातीन हैं वो भी और जो घरों में बैठे खवातीन हैं वो भी अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ कर सके। देखिए, सबसे पहले जो बजट है उसका बेसिक प्रेमिस क्या होता है? उसका प्रेमिस होता है पॉलिसी डायरेक्शन देना। उसका प्रेमिस होता है कि इकोनॉमिक पाथ के ऊपर, स्टेबल इकोनॉमिक पाथ के ऊपर कंट्री को गामजन करना। यहाँ पर क्या होता है कि एक मखसूस तबके के लिए बजट पास किया जाता है। इशराफिया बजट पास करती है, इशराफिया अपने लिए करती है पास। इट इज़ पास्ड बाय द इशराफिया, बाय द रूलिंग एलीट, फॉर द रूलिंग एलीट, ताकि उनको सिर्फ फ़ायदा पहुंचे। जिस तरह हमारे मुल्क में भी हमने रिसेंटली देखा है पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन आई, नैब अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद पीका आया, ये हमने सारा देखे। ये एक मखसूस तबके को सिर्फ इफेक्ट करेगी, मखसूस पोलिटिकल पार्टी को इफेक्ट करेगी, मखसूस लोगों को इफेक्ट करेगी। इसी तरह ये बजट जो है ये उनको इफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने देखने में ये आता है कि ख़वातीन को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। यहाँ कॉन्स्टेंटली हमारी बात होती है, पंजाब में बार बार ये नारा लगाया जाता है ख़वातीन हमारी रेड लाइन है। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि ख़वातीन प्लेनली और सिंपली जो है इस वक्त साइड लाइन हो रही हैं। हमारे बजट में ये बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़े हो गया है कि फीमेल्स की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करना चाहिए था, जो बजट में एलोकेशन होनी चाहिए थी, वो फ़िलहाल जो है वो नज़र नहीं आई। अब हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि हमारी ख़वातीन कहाँ कहाँ हैं, वर्कफोर्स में कहाँ इन्वॉल्व हैं। हमारी वर्कफोर्स, हमारे एग्रीकल्चर में ख़वातीन इन्वॉल्व है, हमारी फीमेल्स पार्लियामेंटेरियंस को तो आप बिल्कुल साइड पे कर लें, हमारी वर्कफोर्स, हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारा कमर्शियल सेक्टर, जितनी ख़वातीन, जितने उनको टैक्स तो ऑलरेडी उनके इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, उनको आप बिल्कुल बाहर कर दें इसमें से। हमें जो टैक्स इंसेंटिव्स ख़वातीन को देने चाहिए, जो आप फोकस है, अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग को ही सिर्फ उठा के देख लें, फोकस किस चीज़ पे है कि ब्यूटी पार्लर की जो है वो आप ब्यूटी पार्लर की उनको वो सिखा दें, उनको ट्रेनिंग दे दें, कोर्सेज करा दें, आप उनको सिलाई कढ़ाई करा दें, सिलाई कढ़ाई, ये बेसिक फोकस जो है वो ये है। पूरी दुनिया जो है वो जा रही है आईटी की तरफ, टेक बेस की तरफ, एआई की तरफ जा रही है, और हमारा फोकस इसी तरफ है अभी कि इसी के ऊपर ही जो है वो किसी तरीके से आपने अभी बीआईएसपी की बात की थी। आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो बीआईएसपी रिमेन्ड, वो मेन स्ट्रीम में रही थी, वो अभी तक लोग जो है वो उससे फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने आके क्या किया था अपनी गवर्नमेंट में आके, इन्होंने सबसे पहले एहसास किफ़ालत प्रोग्राम ख़त्म किया, इन्होंने जो हमारी पनाह गाहें थी वो आके ख़त्म की, इन्होंने जितने भी फलाह बहबूद के काम थे वो तमाम के तमाम आके बंद कर दिए, सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी में, सिर्फ पेटीनेस में। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि देखें आप जहाँ ख़वातीन की बात करते हैं, आप ये देखें कि एक ऐसी रजीम जो फॉर्म 47 के ऊपर बेस हुई हुई है, जो एक ऐसी रजीम जो एलिजिबल ही नहीं है बजट पास करने के लिए, वो बजट पास करेगी। अच्छा, उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। मैं सच में इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जब ये बजट तजावीज आई हैं तो कहा गया कि चारों सूबों की नुमाइंदगी, उनसे तजावीज लेकिन बजट को पास किया गया। तो यहाँ पे चारों सूबों की ही तमाम तर खवातीन उतनी ही जिम्मेदार हैं। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन आप सिर्फ एक छोटी सी प्राइम एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जो गवर्नमेंट खवातीन की मखसूस सीटों के खिलाफ है, ईसीपी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही एक डिसीजन को, जो 12 जुलाई को डिसीजन आया कि आपने मखसूस सीटें जो हैं वो पीटीआई को, तो इसको आप पोलिटिसाइज नहीं कर रहे। ये एक बड़ा क्लियर माइंडसेट है, ये माइंडसेट है, ये शिफ्ट है कि भाई जब आपका फोकस है खवातीन को रोंदने का, पोलिटिकली विक्टिमाइज करने का, उनको जेलों में भरने का, डॉक्टर यास्मीन राशिद देखें, अगर उन खवातीन के आप राइट्स इस तरह इन्फ्रिंज करेंगे तो आप अपने बजट में क्या खवातीन जो है उनकी पॉलिसीज बना सकते हैं, उनके लिए फंड्स एलोकेट कर सकते हैं? आपका तो प्लेन फोकस ही आपका कुछ और है। ठीक है, चलिए सना कुछ कहना चाह रही थी, इस पे ऐड ऑन करना चाह रही थी। मैं सिर्फ दो क्विक पॉइंट कहना चाह रही हूँ, मैं किसी को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रही, लेकिन पहली बात ये बीआईएसपी की बड़ी बात हो रही है, 20 लाख खानदान इस मर्तबा बजट में उसमें और ऐड किए गए हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप खवातीन को भिखारी क्यों बनाना चाह रहे हैं? ये मेरे दिल की बात है जो आप कह रही हैं।
हाँ, ये 100% आप भिखारी बना रहे हैं। हाँ, अच्छा दूसरा पॉइंट ये कि आपने पूरी कौम को भिखारी बनने पे मजबूर कर दिया है, तो आप बजाय इसको खत्म करें आप उसको और एक्सटेंड करें। अच्छा दूसरी बात ये भी, आपकी लेडी बात करी थी मखसूस नशिस्तों की सीटों की, मेरा सवाल ये है कि जो इलेक्टेड MNAs MPAs हैं जो रिजर्व सीट्स की हैं, मुझे जरा पिछले एनुअल जो पूरा एक आपका पार्लिमानी साल था जरा निकाल के बता दें, मुझे ऑलरेडी बैठी हुई है उन्होंने कितनी बातें की हैं। ये जो खवातीन पार्लियामेंट में मौजूद होती हैं इनका 5% भी खवातीन नहीं है जो मुंह हिलाती हैं, जो जुबान चलाती हैं, बाकी सारी आती हैं, बैठती हैं, हाथ खड़ा करती हैं, साइन करती हैं और चली जाती हैं। पहले तो जिन खवातीन को आप पार्लियामेंट में भेजते हैं उनको पहले आप समझाएं कि इस सीट की वक़्त क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। हम लड़ रहे हैं इस बात के ऊपर कि मखसूस नशिस्तों पे खवातीन को भेजो, हमें लड़ना चाहिए ऐसी खवातीन को भेजो जो बोलना जानती हो, जो अपने हक के लिए खड़ी हो सकें। तो मेरा ख्याल है कि इस डिबेट को थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। बिल्कुल दुरुस्त। चले मेरे पास टाइम बिल्कुल चुका है, लेकिन सना के क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ मैं प्रोग्राम को क्लोज करूंगी कि हमें खवातीन की उन आवाजों की पार्लियामेंट में जरूरत है जो बोलना जानते हो, जिन्हें पता हो कि इस कुर्सी का वकार क्या है, इसकी वक़्त क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।